ये फ्रेंड्स वेलकम। हायर मैथमेटिक्स के आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको मैंने बताया था, आपके कुछ टाइम से वीडियोस नहीं आ पा रहे थे। यहाँ पे एक भागवत चल रही जिसका कुछ साउंड प्रॉब्लम था। अभी वो फिनिश तो हुई नहीं है, लेकिन आपके लिए गुड न्यूज़ है। उनका जो साउंड सिस्टम होता है, उसकी जो मशीन है एम्पलीफायर, तो उनका फूक चुका है। दिन रात बजाएंगे तो ऐसा ही होगा। चलिए आज के टॉपिक पे आते हैं। आइए क्लास को पूरे जोश के साथ लेंगे, फुल इंटरेस्ट के साथ लेंगे। और बीच बीच में अगर थोड़ा बहुत भी अगर आपको साउंड आता है तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। मैं थोड़ा सा लाउड बोलने का प्रयास करूंगा। आपका सारा कंसंट्रेशन यहाँ होना चाहिए, बैकग्राउंड नॉइस पर नहीं। तो आइए आज का टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए, इससे पहले वाले काफ़ी सारे लेक्चर्स में हम सीख चुके हैं कि वेक्टर स्पेस क्या होता है। लेक्चर नंबर 6 में मैंने आपको कराया था किसी भी सेट को हम लीनियर इंडिपेंडेंट, या हमने आपको कराया था लीनियर डिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर स्पेस के बारे में। इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था। तो लेक्चर नंबर 7 आज का ये होने वाला है। अगर आपने बाकी के पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, एक बात याद कर लीजिए हमेशा के लिए, जो आपका एल्जेब्रा है ना, अगर आपने उसमें एक दिन भी मिस कर दिया तो आपको आगे जो चलेगा उसमें एक अक्षर नहीं आने वाला है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, लेक्चर नंबर 1 से अगर आपने नहीं देखा है, अगर आप बीच में ही आ गए हैं, तो ये आपके लिए गलत बात है। आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सब कुछ बाउंस हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पिछले लेक्चर्स को देखकर आइए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना उनको, क्योंकि मेरा जो कंसेप्ट है बताने का बिल्कुल सटीक मैंने बताया है। उसमें आप लोग चेक कर सकते हैं देखकर। कहीं भी अगर कोई डाउट रह जाता है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए, आज हम सीखने जा रहे हैं भैया बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस। क्या सीखने जा रहे हैं? मुख्य टॉपिक है हमारा ये बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस। लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीज़ें बताना आपको भूल गया था, यानी कि उस लेक्चर में नहीं आ पाए थे। वो चीज़ें ये हैं, आज मैं आपको कुछ कराऊंगा। इससे पहले बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सब स्पेस के बारे में। मैंने आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सब स्पेस तो करा दिया था, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज रह गई थी। आज मैं आपको वो पहले कराऊंगा इस टॉपिक से पहले। तो आइए पहले हम उनको देख लेते हैं झलक के अंदर, और पूरा काम अभी फिनिश होता। देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वीएफ के बारे में। वीएफ बोले तो वेक्टर स्पेस के बारे में। देखिए, कुछ जनरल प्रॉपर्टी आपकी रह गई थी लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट की, जो वेक्टर स्पेस होता है उसके बारे में। आइए देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, ध्यान रखिए, अगर आपके पास कोई भी गिवन आपका वेक्टर स्पेस है, अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। देखिए यहाँ पर लिखता हूँ मैं, इफ एस या वी एफ बोल दें इसको हम, इफ वी एफ इज अ सेट, कोई सेट है, मान लीजिए एस बराबर A1 A2 डॉट 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 AN तक इसकी अप्रोच जाती है। अगर ये भैया लीनियरली इंडिपेंडेंट है, अगर ये इंडिपेंडेंट है, तो उसकी ये रूप निखारता है। इसकी एक विशेषता ये है कि अगर हम इसमें से इसका कोई सबसेट बनाए, दोबारा सुनिए, अगर कोई गिवन वेक्टर स्पेस है, यहाँ VF कर लो इसको, ठीक, क्योंकि यहाँ VF हमने माना था। हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टी लीनियरली डिपेंडेंट की और लीनियरली इंडिपेंडेंट के बारे में। तो यहाँ पहली प्रॉपर्टी आती है, अगर आपका कोई वेक्टर स्पेस है V बराबर, कोई गिवन है आपका, अगर वो भैया लीनियरली इंडिपेंडेंट है, उसकी ये खासियत है, अगर हम उसमें से उसका ही एक सब स्पेस बनाए, बोले तो सब स्पेस नहीं सॉरी, अगर हम उसका ही एक सबसेट बनाए। सबसेट क्या होता है, याद है या भूल गए? सबसेट एक ऐसा सेट होता है, यानी कि जिसमें से वो बनाया जाता है, उसके सारे एलिमेंट्स उसमें बिलोंग करते हैं। ये इसका मैं क्या करता हूँ, एक सबसेट बना दीजिए। मान लीजिए एस बराबर हमने कुछ सबसेट मान लिया A1 A2 डॉट 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 AM तक। इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो इस सेट से थोड़े से कम हैं, लेकिन सारे के सारे एलिमेंट्स हमने इसमें से उठा के यहाँ पे रखे हैं। तो यहाँ दिखा देंगे M इज लेस देन N, क्योंकि यहाँ तो N तक है, हमने यहाँ पे M तक ही माने हैं, क्योंकि हमने सारे एलिमेंट्स की बजाय कुछ थोड़े से एलिमेंट को अलग यहाँ पे निकाल के इसमें रख दिया। ठीक, तो हमें तो ध्यान रखिए, ये भी जो सेट आएगा, जो सबसेट हमारा है भैया, ये भी आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान में रखने के लिए आप इसको कर लीजिए। अगर आपका कोई गिवन सेट है, अगर वो आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट है, अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, उसकी एक क्वालिटी है। क्या क्वालिटी है? अगर हम उसी का ही एक सबसेट बनाएंगे तो भैया वो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ऑल्सो ये जो सेट आया है, ये भी भैया
लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। मैं बस ये कहना चाह रहा था, समझ में आ गया? यानी कि लीनियरली डिपेंडेंट क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या होता है, ये आप सीख चुके हैं लेक्चर नंबर 6 में। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसको देख कर आइए, क्योंकि ये अलजेब्रा चल रहा है। यहाँ पर अगर एक भी पॉइंट मिस होता है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ की बहुत ज़रूरत होती है भैया, पेशेंस। इसमें पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। तो यानी कि हम क्या सीखे, अगर कोई हमारा वेक्टर स्पेस गिवन है, अगर वो आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट है, अगर हम उसका कोई सेट सबसेट बनाएं, अगर हम उसका कोई सबसेट बनाएं तो भैया वो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। समझ में आ गया? सेकंड प्रॉपर्टी देखिए इसी की, सेकंड प्रॉपर्टी है इफ़, सेम टू सेम कहानी यही रहेगी, इफ़ वी एफ इज अ सेट वी बराबर A1 A2 डॉट 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 AN तक आपका गिवन है, अगर ये आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इसकी भी एक विशेषता है, अगर हम अपनी तरफ से इसमें कोई भी मसाला घुस दें, अपनी तरफ से अगर इसमें कोई भी एलिमेंट अगर हम घुसा दें अपनी तरफ से, मान लीजिए हमने इसमें M घुसा दिया, वहीं इसका पासा पलट जाएगा। यानी कि इंडिपेंडेंट की भैया ये डिपेंडेंट हो जाएगा, इसकी ये क्वालिटी है। तो नाउ जो सेट हमारा बनेगा वो भैया डिपेंडेंट होगा। समझ में आई क्वालिटी क्या है इसकी? यानी कि अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर स्पेस गिवन हो, अगर वो आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट है, हमने अपनी तरफ से उसमें अगर कुछ भी उल्टा सीधा घुसा दिया, कुछ भी, तभी भैया यहाँ पे पासा पलट जाएगा। जो लीनियरली इंडिपेंडेंट था अब वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। इसकी ये विशेषता है, एक विशेषता इसकी ये है, एक विशेषता ये है। तो बस ये होगी लीनियरली इंडिपेंडेंट की प्रॉपर्टी। अब आते हैं हम लीनियरली डिपेंडेंट की प्रॉपर्टी। ये तो ID की होगी इंडिपेंडेंट, LD की बात करते हैं हम, लीनियरली डिपेंडेंट। देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या है LD की, फर्स्ट प्रॉपर्टी सेम टू सेम यही रहेगा, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा ये सेट V बराबर A1 A2 डॉट 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 AN। यहाँ पे कॉमे का मतलब है आप यही लाइन यहाँ सेम उतारेंगे, लेकिन यहाँ पे ID की जगह LD हो जाएगा, क्योंकि अब बात चल रही है LD के बारे में। LD की ये विशेषता है, जो विशेषता ये दर्शाएगा वही आपकी LD भी दर्शाएगा। यानी कि LD का अगर आपको कोई वेक्टर स्पेस है, अगर वो लीनियरली डिपेंडेंट है, उसका जो सबसेट हम बनाएंगे वो भी लीनियरली डिपेंडेंट होगा। बात क्लियर? अब तो आप बहुत इजी आप समझ चुके हैं। यहाँ पे इसका कुछ सेट अगर हम बनाएंगे सबसेट, इसका अगर हम कोई सबसेट बनाएंगे A1 A2 डॉट 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 AM, यहाँ पे M लेस देन N, तो भैया तब भी जो छोटा सा सेट हो चाहे बड़ा सा सेट हो, जो छोटा सा सबसेट हो चाहे बड़ा सबसेट हो, ये तब भी लीनियरली डिपेंडेंट ही रहेगा। इज दैट क्लियर? ये तो कि नंबर 1 प्रॉपर्टी ये होगी। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है हमसे, ये कहती है कि अगर आपका कोई गिवन सेट है, अगर वो लीनियरली डिपेंडेंट है, V बराबर A1 A2 डॉट 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 AN तक जाता है, इसकी एक और क्वालिटी है, इसमें बीच में सेट में ही एक ऐसा एलिमेंट AI ज़रूर होगा जो जहाँ तक का सफ़र तय करके वो आया है, यानी कि जिन जिन एलिमेंट से वो आगे हैं, यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट होगा। मेरी बात दोबारा समझिए, अगर आपके पास कोई वेक्टर स्पेस है, अगर वो लीनियरली डिपेंडेंट है, तो उस सेट में एक ऐसा एलिमेंट ज़रूर होगा जो अपने पीछे वाले एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन के बराबर होगा। समझ में आया क्या कही मैंने? चलिए एक बार फिर से समझता हूँ, फीलिंग कराता हूँ आपको। देखिए मान लीजिए A1 A2 यहाँ पे आ गया AI डॉट 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 AN। मानने के लिए बता रहा हूँ, फीलिंग करने के लिए, यहाँ पे अगर कोई सेट आपका लीनियरली डिपेंडेंट है, उसकी ये क्वालिटी है, उसमें एक एलिमेंट ऐसा ज़रूर होगा जो अपने पीछे वाले टर्म के लीनियर कॉम्बिनेशन के बराबर होगा। बात समझ में आई? यानी कि मान लीजिए यहाँ पे AI की जगह मैं A3 कह रहा हूँ, और ये A3 मान लीजिए हमारा AI का काम कर रहा है। ये A3 हमारा AI का काम कब करेगा? AI वाली कंडीशन क्या है? AI एक ऐसा एलिमेंट है जहाँ पे वो स्थित है, अपने पीछे वाले सभी एलिमेंट्स का वो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन के बराबर होगा। तो ऐसे अगर हम यहाँ पे लेके चलें तो A3 के पीछे वाले कौन से हैं? A1 A2, तो ये A1 A2 के लीनियर कॉम्बिनेशन के बराबर हो, यानी कि A1 प्लस A2 बराबर A3। समझ में आ गया? यानी कि AI कहीं पर भी आपका बीच में आएगा, यानी कि मान लीजिए और आगे चल के आता, इससे पहले जितने भी मसाले छूट गए उनका अगर हम लीनियर कॉम्बिनेशन करें तो उनके बराबर वो एलिमेंट आना चाहिए, उस एलिमेंट को हम AI कह रहे हैं। समझ में आ गया क्या कहना चाह रहा हूँ? फीलिंग कर रहे हो? फीलिंग पकड़ पा रहे हो? कमेंट करके मुझे बता देना, मैं और इजी तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा। पकड़ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? लीनियरली डिपेंडेंट वाले एक सेट में एक ऐसा एलिमेंट ज़रूर होगा जो अपने पिछले वाले सभी एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन करके आया है। समझ में आ गया? यानी कि सभी पीछे वाले एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन के वो बराबर होगा।
अभी क्या होगा कैसे होगा ये हम न्यूमेरिकल करेंगे तब समझेंगे। बस अभी इतना समझ लीजिए कि हाँ ये प्रॉपर्टी ऐसे ऐसे होती है। ज़्यादा कन्फ्यूजन मत होना इसमें, बस ओनली सिंपली उसको माइंड में अंदर उतारते चले जाइए, ये होता है, इसकी विशेषता है ये। ठीक, यहाँ लिख देंगे AI होगा जो क्या होगा, अपने पीछे वाले प्रीसीडिंग टर्म का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। A1 + A2 ... मान लीजिए AI तक होगा, या ऐसे कहना चाहता हूँ ऐसे कह देंगे हम AI - 1 + AI - 1 तक के सभी एलिमेंट का वो क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। AI - 1 क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि AI में से एक पीछे वाले से लेके लास्ट वाले तक, ऐसे कहते हैं करके है A1 + A2 ... AI - 1 ये हो गया। यानी कि जो AI होगा, ये रहा AI जो होगा वो अपने पीछे वाले एक से स्टार्टिंग तक सभी लीनियर कॉम्बिनेशन के बराबर होगा। अब तो बात क्लियर हो चुकी होगी, अब तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं बची है। अब तो मैं सब बात खोल के रख दी यहाँ पर, अब तो कुछ पता नहीं होगा ऐसा। आप किसी भी चीज़ में जितनी बार घुसेंगे कुछ नया सिखाएगी। फीलिंग करके देखना, एक बार फीलिंग करके देखना। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, किसी चीज़ को एक बार पढ़ा बस आगे समझ में क्लियर हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। इसे मैथमेटिक्स कहते हैं। आप जितनी बार इसे पढ़ोगे उतनी बार कुछ नया सिखाएगा। मेरा एक्सपीरियंस है, आप लोगों को अगर करना है तो आप लोगों को पढ़ के देखना पड़ेगा। एक ही चीज़ को अगर आप 10 बार पढ़ेंगे तो हर बार आपको 101% कुछ ना कुछ नया ज़रूर मिलेगा। करके देखना फीलिंग करके, ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि लीनियरली डिपेंडेंट का अगर आपका कोई वेक्टर स्पेस है तो उसमें वहीं पर भी कहीं पर भी कोई ऐसा एलिमेंट मौजूद जरूर होगा जो अपने पीछे वाले सभी एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन के बराबर ही वो अकेला होगा। बस कहानी खत्म। आइए बढ़ते हैं अपने मुख्य टॉपिक बेसिक ऑफ वेक्टर स्पेस के बारे में। इसके सवाल बहुत एग्जाम में आते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बिल्कुल भी स्किप मत करना इस टॉपिक को भैया। बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस है, बहुत दमदार इसकी कहानी चलने वाली है, लेकिन बहुत चुटकी बजा के समझ में आएगा। मेरे कॉन्सेप्ट के साथ बने रहिए, इसको नोट कर लीजिए, इसको मैं रफ करने वाला हूँ। आइए शुरू करते हैं बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस को। हाँ तो देखिए, अब हम सीखने जा रहे हैं बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस क्या होता है, इसे कैसे प्रूव करते हैं। देखिए, पहले एक मोटे से नज़रिए से अपने माइंड में एक सेटअप बना लो कि बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस कुछ नहीं होता है। फीलिंग करना, अगर आपको कोई वेक्टर स्पेस गिवन है VF, मान लीजिए कोई वेक्टर स्पेस अगर आपका गिवन है, हमने उसका एक सबसेट बनाया तो वही सबसेट आपका बेसिस कहलाएगा। कब? जब इन सारी कंडीशन जो मैं अभी लिखने वाला हूँ उनको सेटिस्फाई कर दे। बात क्लियर हो गई? यानी कि किसी भी वेक्टर स्पेस का सबसेट ही उसका बेसिस कहलाता है। कब कहलाता है वो मैं लिखने वाला हूँ। वो दो कंडीशन है, अगर उनको सेटिस्फाई करेगा तो वही जो सबसेट होगा उस वेक्टर स्पेस का, वही भैया बेसिस कहलाएगा। इज दैट क्लियर? मैं थोड़ा लाउड बोल रहा हूँ क्योंकि जो पीछे का साउंड आ रहा है वो थोड़ा सा कम पड़ जाए, आप लोगों को समझ में बेहतरीन आना चाहिए। पूरी कोशिश करूँगा, समझ में 100% आएगा अगर आप लोग मेरे साथ हैं तब, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। देखिएगा फिनिश। अब इसकी थोड़ी सी थ्योरी वोरी लग देता हूँ मैं। जो मोटा कंसेप्ट था वो ये था, इसको समझ लीजिए। देखिए नाउ थ्योरी क्या है, देखिए डेफिनेशन। देखिए इसकी डेफिनेशन है, लेट VF बी द वेक्टर स्पेस। लेट कोई वेक्टर स्पेस है, लेट VF बी द वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड। जो वेक्टर स्पेस होता है भैया किसी ना किसी फील्ड पर ओवर होता है, आपको पता है ये बात। फील्ड F किसी फील्ड के ओवर में दिया गया है। द सबसेट, अब देखो आगे बात वही जो मैंने यहाँ 2 लाइन में लिखा है, वो थोड़ी सी थ्योरी बढ़ा के लिख दी गई है। नाउ द सबसेट, मेरा राइटिंग थोड़ा सा खराब है लेकिन मेरी बात पे कॉन्सेंट्रेट करते रहना, जो मैं कह रहा हूँ उसको सुनिए। सबसेट S, जो S होगा भैया वो सबसेट कह रहे हैं तो भैया 100% इसके सारे एलिमेंट इसमें बिलोंग करेंगे। सबसेट के चिन्ह दिखा दो लो ऑफ VF। अब तो सही है। सबसेट VF इज कॉल्ड बेसिस ऑफ VF if कब कहलाएगा भैया ये सबसेट इसी का बेसिस? फर्स्ट कंडीशन, S इज अ सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। S बोलो तो ये सबसेट है, उसे हम S कह रहे हैं। S इज अ सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। यानी कि जो हम उस वेक्टर स्पेस का जो सबसेट बनाएंगे, अगर वो सबसेट के जो एलिमेंट्स हैं अगर वो भैया लीनियरली इंडिपेंडेंट की सारी शर्तों को पूरा करते हैं, पहली कंडीशन यही समाप्त हो जाएगी।
जो सेट हम निकाल के लाएंगे यहाँ पे सबसेट, पहली बात तो वो भैया जो सेट हम निकालेंगे सबसेट आपका वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो दूसरी कंडीशन क्या, एल एस बराबर वी implies that each element of VF is a linear combination of S, is the linear combination of S, linear combination of S। समझ पाए इसको क्या लिखा है? ये देखो जो भैया V है इसकी दूसरी इसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, जो हम सेट लेंगे, जो सबसेट यहाँ हम बनाएंगे VF का जो सबसेट होगा उसका प्रत्येक एलिमेंट V के एलिमेंट को उत्पन्न कर सके, प्रत्येक एलिमेंट उसका V के प्रत्येक एलिमेंट को जरनेट कर सके। जरनेट कैसे करे? लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्मेट में अगर उसको उत्पन्न कर देता है, जरनेट कर देता है, S का प्रत्येक एलिमेंट अगर V को जरनेट कर देता है, उसके V के हर एक एलिमेंट को लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में, तब दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। कैसे? एग्जांपल से समझो। ऐसे देखो यहाँ पर मैंने अपनी तरफ से मान लिया, यानी कि मैं कोई ठोस एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ क्योंकि इसकी आपको परफेक्ट इसका जो सेटिस्फिकेशन होगा ओनली न्यूमेरिकल में होगा। यहाँ पर जस्ट समझाने के लिए सेकंड वाली लाइन को यहाँ लेकर आऊँ मैं। फर्स्ट वाली लाइन तो आपको पता ही है लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या होता है, अरे नहीं पता तो फिर दोबारा बता दूंगा लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या होता है और लीनियरली डिपेंडेंट क्या होता है। घबराइए बिल्कुल नहीं, देखिएगा। मान लीजिए कोई सेट आपका है 1 2 3 4 और ये 5, ठीक, ये तो भैया आपका मान लीजिए VF है। हमने जस्ट मान नहीं समझाने के लिए फीलिंग कर रहा हूँ, हमने इसका एक सबसेट बनाया 3 और 2 का, ठीक। सबसेट कह रहे हैं देखो तो इसमें 3 और 2 इसमें है और 3 और 2 इसमें भी है। नाउ यहाँ पे ये कह रहा है कि जो सबसेट S है इसका ये इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं इसके सभी एलिमेंट्स को जनरेट कर पाएँ। कैसे? लीनियर सम के रूप में। लीनियर सम क्या होता है? देखिए ये तो मैंने थोड़ा सा गलत एग्जांपल लिया है लेकिन इसमें फीलिंग पूरी करा दूंगा, ये मेरी पूरी गारंटी है। देखिए इसमें एलिमेंट्स कितने? 3 और 2, इन दोनों एलिमेंट्स का हम लीनियर सम कराते हैं। 3 + 2 कितना है? 5। तो देखो इसमें मौजूद है कि नहीं 5? देखो चेक करो, इसका जो लीनियर सम आया मौजूद है। तो ऐसे ही फीलिंग कर लो यहाँ से। ये सेट तो मैंने गलत बनाया है क्योंकि इस सेट के एलिमेंट से इसका प्रत्येक एलिमेंट जरनेट नहीं हो सकता है, लेकिन ये जरनेट होगा कैसे वो मैंने ओनली फीलिंग करवा दी है कि आपको जो गिवन सबसेट होगा उसका प्रत्येक एलिमेंट इस तरह से ही इस जो वेक्टर स्पेस होगा जिसका वो सबसेट है उसके प्रत्येक एलिमेंट को ऐसे ही जनरेट करेगा जैसा यहाँ पे जनरेट हुआ है। दिख रहा है? यहाँ पर जैसे कि हमने छोटा मोटा सेट माना था वो भी गलत माना था ये मैंने, लेकिन फीलिंग इसमें पूरी आ रही है। देखो इसमें जो 2 एलिमेंट्स इसका हमने लीनियर सम कराया, लीनियर कॉम्बिनेशन कराया, वो इस देखो सेट ये 5 आया, जो 5 इसमें मौजूद है, यानी कि इसमें से 5 इसने जनरेट कर दिया। तो जैसे 5 किया है ये तो मैंने गलत बनाया है, जो सही वाला सबसेट होगा जो क्वेश्चन में दिया होगा वो सभी को जनरेट कर देगा। क्लियर? अब तो क्लियर हो चुका होगा, जो क्वेश्चन वाला जो हमें सबसेट गिवन होगा वो भैया ऐसे ही करके सारे एलिमेंट को जनरेट कर देगा। अब तो क्लियर हो चुका होगा, जो कह दो हाँ, ठीक, कंडीशन सेटिस्फाई। और इससे भी बेहतरीन तरीके से ब्लड में घुल जाएगा जब भैया इसके आप न्यूमेरिकल करोगे, मेरी पक्की गारंटी है। मैं आपको PDF बुक के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स की, और जो मैं भी कराऊंगा वो तो ब्लड में घुलने ही घुलने हैं। तो बस साथ में बने रहना, अपने फ्रेंड्स को जोड़ लो। जो बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस का बस यही कॉन्सेप्ट था। क्या था कॉन्सेप्ट? एक बार पुनः समझ लेते हैं आराम से। देखिए क्या है, हमें कोई वेक्टर स्पेस गिवन होगा, हम उसका सबसेट बना लें, उसके सबसेट को ही हम उसका बेसिस कहेंगे। कब? जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब। पहली कंडीशन जो हमने सबसेट बनाया भैया वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। दूसरी कंडीशन जो हमने सेट बनाया है सबसेट हमने जो बनाया है उसका प्रत्येक एलिमेंट VF के एलिमेंट को जनरेट कर पाए। बस हो गया काम खत्म। लेकिन यहाँ पर देखो एक चालाकी सीखो, मैं आपको एक चालाकी सिखाता हूँ। चालाकी देखो क्या है चालाकी, हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है सेकंड वाली कंडीशन पर, हमें दिमाग लगाना है ओनली फर्स्ट कंडीशन पर। अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो भैया 110% उसका हर एक एलिमेंट VF के एलिमेंट को जनरेट करेगा। इस बात को लिख के रख लो, यानी कि आप लोग अब तो आपका काम और भी आसान हो गया। अब तो ओनली भैया आपको सारा दिमाग फर्स्ट कंडीशन को प्रूव करने में लगाना है बस। सेकंड कंडीशन ऑटोमेटिक हाथ चल जाएगा कि हाँ ये करेगा प्रूफ, हाथ चल जाएगा ऑटोमेटिक। क्यों चल जाएगा? क्योंकि सोदैट वाले क्वेश्चन होंगे ना, इसीलिए। क्योंकि सोदैट वो तभी करवाएगा जब वो होगा। चीटिंग सीखो ना थोड़ा बहुत, बेटा मैथ्स के स्टूडेंट है, थोड़ी चालाकी सीखो। समझ में आ गया कि नहीं? तो जो वेक्टर बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस की दोनों कंडीशन हमने लिख दी हैं। अब आइए इसमें एक और नया टॉपिक आता है
फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस बहुत इजी है। देखो अभी आता है फिनिश। देखिएगा इसमें आगे एक टॉपिक और आता है। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले एक दो टॉपिक और रह गए, उनको देख लीजिए, फिर तो ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। देखिए क्या है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, बहुत ही इजी। देखिए क्या है, हम अभी पीछे मैंने आपको बताया था ना वेक्टर बेसिस ऑफ वेक्टर, तो हम बेसिस ऑफ वेक्टर को ही फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कहेंगे। कब कहेंगे? जो सेट हम लेंगे सब सेट के रूप में, अगर भैया उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो। इज दैट क्लियर? दोबारा समझिए। इसमें जो हमने देखो फीलिंग करो, अभी हमने थोड़ी देर पहले इससे मैंने रफ किया है, उसमें मैंने आपको सेकंड कंडीशन लिखाई थी कि जो LS है यानी कि जो सबसेट का प्रत्येक एलिमेंट लीनियर कॉम्बिनेशन होना चाहिए VF का, होना चाहिए कि नहीं? तो इसमें ओनली वही कंडीशन काम करिए। देखो क्या कंडीशन है, VF सबसेट S, ठीक, सबसेट S LS बराबर V, इफ एंड ओनली इफ बराबर V इज कॉल्ड FDVS, इफ एंड ओनली इफ S नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज फाइनाइट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फाइनाइट। हो गया। इसकी कंडीशन क्या है, यानी कि कोई आपका वेक्टर स्पेस है, उसको हमने कोई सबसेट माना S माना है, तो उसमें दूसरी कंडीशन होल्ड करनी चाहिए, होल्ड करती है इसमें। यानी कि जो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है ना, उसमें बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस की सेकंड कंडीशन होल्ड करती है। पूरी वही कंडीशन है ये फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में, पूरी ही बेसिस ऑफ वेक्टर वाली कंडीशन है सेकंड वाली। देखो वही कंडीशन है, देखो 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 पूरी की पूरी वही कंडीशन है। एक वेक्टर स्पेस, उसका सबसेट, और सबसेट ऐसा काम करना चाहिए उसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन हो उससे हर एक V का एलिमेंट जनरेट हो। तो अब हम उसी सेट को हम कहेंगे फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। कब कहेंगे? जब जो हम सबसेट बनाएंगे उसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों वो फाइनाइट हो, यानी कि हमें पता हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कहाँ से कहाँ तक है। बस हो गया काम खत्म। अगर इस S के जो सबसेट हम यहाँ पे चूज़ करेंगे, उस S के अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे ज्ञात में हैं फाइनाइट हैं, तभी हम ऐसी कंडीशन में उसे कहेंगे फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस FDVS। ख़त्म कहानी। तब ऐसी कंडीशन में इसे कहा जाएगा इस VF को फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, जब इस सबसेट के जो एलिमेंट हों ये भैया फाइनाइट हों। और ये वाली कंडीशन तो इसमें कॉमन है ही, मैंने बता दिया है। बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस की सेकंड कंडीशन इसमें होल्ड होनी चाहिए, होल्ड होनी नहीं चाहिए, इसमें होल्ड होती है। कौन सी वाली? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ S बराबर V, यानी कि S के प्रत्येक एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन V के प्रत्येक एलिमेंट को जनरेट कर दे, ये वाली कंडीशन। ठीक। उसके बाद एक लास्ट टॉपिक इसमें बचता है, फिर हम शुरुआत करेंगे अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स की। देखिए लास्ट टॉपिक इसमें डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस, मोस्ट इंपोर्टेंट। डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस का प्रॉब्लम है आप लोग, मैं से बार बार कह रहा हूँ आप लोग उसे मैनेज कर लीजिए। थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर ही सकते हो भैया। ठीक। डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस बहुत इजी, वेरी सिंपल। देखिए क्या है, कुछ नहीं है, जो आपको बेसिस ऑफ वेक्टर, देखो डायरेक्ट बोलो एक लाइन में क्या है, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस। हो गया काम खत्म। लो होगी डेफिनेशन क्या है, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मौजूद इन बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस। समझ में आया क्या कहा मैंने? नंबर ऑफ एलिमेंट्स मौजूद इन बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस। अरे बहुत बढ़िया। हम किसी भी वेक्टर स्पेस का अगर हम बेसिस बनाएंगे, उस बेसिस में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन्हीं एलिमेंट्स को हम कहेंगे डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस। हो गया काम खत्म, हो गया। एक लाइन में काम खत्म होता है यहाँ पे भैया। पेपर में डेफिनेशन नहीं आएगी, पेपर में डेफिनेशन पेपर में कभी नहीं आती है, पेपर में ओनली कंसेप्ट आएगा। कंसेप्ट ये मैंने बताया वो याद कर लेना। इसका एक न्यूमेरिकल आएगा बस, और कुछ नहीं आएगा, और एक टिक मार्क में भी आ सकता है। डेफिनेशन कभी नहीं आएगी, तो डेफिनेशन मैं अपने अकॉर्डिंग लगाता हूँ जो आपके ब्लड में आराम से डिसॉल्व हो सके। ठीक। तो क्या है डेफिनेशन? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स मौजूद इसमें है नहीं है, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स मौजूद इन वेक्टर स्पेस और बेसिक ऑफ वेक्टर स्पेस इज कॉल्ड डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस। फॉर एग्जांपल के तौर पर देखिए,
ये किसी भी वेक्टर स्पेस का बेसिस हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर ले रहे हैं। देखिए क्या है बेसिस है, वो ये है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 R Q R। ठीक, यहाँ पे एक बेसिस मैंने लिख दिया। देखिए किसी भी वेक्टर स्पेस का यहाँ पे मैंने बेसिस लिख दिया है कि आप इसके डायमेंशन निकाल सकते हो। अरे बिल्कुल, आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने ना कमेंट भी कर दिया होगा। देखिए क्या है, कितने एलिमेंट है हमें, देखो 1 बक्सा 2 बक्सा 3 बक्सा, ये आंसर आ गया। डायमेंशन कितनी आ गई इसकी, डायमेंशन को देखो डिनोट कैसे करते हैं, DIMVF से कर दो या DIMV से कर दो। ये भैया इसका सिंबल है, इसको याद कर लेना, DIMVF या DIMV, इसको बोलेंगे डायमेंशन ऑफ V, डायमेंशन ऑफ VF। कितनी होगी, अरे भैया 3 होगी। क्यों, क्योंकि इसमें जो बेसिक था, इसके कितने एलिमेंट्स है इसमें बेसिक में, 1 एलिमेंट 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट काम कर रहे हैं। और एक और चालाकी से कहूँ, चालाकी देखो क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ करेगा R3R R4R R5S, इस टाइप से दिया हुआ करेगा। तो यहाँ से चीटिंग कर लो, एक यहाँ पे जो ऊपर मसाला दिया होगा भैया वो डिनोट कराएगा कितने एलिमेंट हैं आपके बेसिक में। हो गया काम खत्म। अब यहाँ पे देख के पता लगा सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल देखिए, यहाँ पे एक 2 डायमेंशनल की मैं बेसिस की बात करूँ, 2 डायमेंशनल बेसिस R2R, तो यहाँ पे जरूरी नहीं है आपको यहाँ पे दे दे, यहाँ पे बेसिस दे ही दे ऐसे करके 1 0 0 1, जरूरी नहीं है ये दे दे। अगर आपको ये नहीं देगा, ओनली ये दे देगा, तब भी आपको मैंने चालाकी सिखाई है। चालाकी क्या है, यहाँ पे जो मसाला होगा ये रहा 2, तो इसकी डायमेंशन कितनी हो गई, डायमेंशन ऑफ V कितनी हो गई, 2 हो गई। बस हो गया काम खत्म। ठीक है, डायमेंशन ऑफ R भी कह देते हैं यहाँ पे, डायमेंशन ऑफ V भी कह देते हैं, यानी जिसके बराबर हम बेसिक गिवन हो उसी को यहाँ डायमेंशन में रख देते हैं। तो यहाँ पे हम R लेके चले थे, यहाँ पे डायमेंशन ऑफ R कर लो कितनी है 2। यहाँ पे हम R लेके चले थे, यहाँ पे क्या लेके चले थे हम, ये RQ लेके चले थे यहाँ पे। अब यहाँ पे भी कर लो भैया R। ठीक, हम जो चीज़ लेके चलते हैं उसी के लिए हम डायमेंशन निकालते हैं। अब तो क्लियर हो गया, जितने एलिमेंट्स आपके बेसिक में होंगे वही उसकी डायमेंशन होगी। अब पूरे जोश के साथ आप बिल्कुल इसके मत करना, अपने आप को थोड़ा जोश में कर लीजिए, एक रफ नोटबुक ले लीजिए और एक पेंसिल ले लीजिए या पेन ले लीजिए। आइए बढ़ रहे हैं आपकी बुक के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की ओर। एक्सरसाइज 2 है, आज फिनिश हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, इसको अच्छे से नोट्स करके नोट बना लेना। इसकी PDF भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूँगा। आइए बढ़ते हैं आपकी बुक की पहली एक्सरसाइज का, आज हम स्वारंभ करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं बुक की ओर। Show that vectors आपकी बुक का पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे ही एग्जाम यहाँ से समझ लीजिए, यहाँ से आपका मेन काम अब शुरू हो चुका है। यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इससे पहले का व्यर्थ नहीं है वो। अगर आपको पहले का नहीं आता होगा तो अब ये नहीं कर पाएंगे भैया, इसको अलजेब्रा कहते हैं। ये मत समझना कि यहाँ से स्टार्ट हुआ है ये मेन चीज़ है, पिछले वाला भूल जाओ, नहीं, उससे ये होगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, so that the vectors 1 0 0 1 1 0 1 1 1 from a basis of R Q R, हमें सिद्ध करना है जो गिवन हमारे वेक्टर्स हैं, क्या है ये वेक्टर्स हमें गिवन हैं कि भैया बेसिस है इस R Q R का। ठीक, तो पहला काम, इसको हम किसी के बराबर मान लेते हैं, डायरेक्ट करते हैं। देखिए सॉल्यूशन, बेसिस हैं R Q R के। तो पहली कंडीशन क्या थी कि बेसिस कब होगा, फर्स्ट कंडीशन जो गिवन वेक्टर्स हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए, है ना। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट पहले हमें वो प्रूव करना है, दूसरी कंडीशन ऑटोमेटिक प्रूव हो जाएगी। तो देखिए लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या थी, याद है क्या, भूल के देखो, याद दिलवा देता हूँ। देखिए मैं लीनियरली इंडिपेंडेंट की कंडीशन थी जो जितने भी आपके स्केलर्स हैं A1 A2 A3 जो एंड में स्केलर्स आएंगे वो कैसे हों, सभी के सभी 0 हों। अगर सारे स्केलर्स 0 हैं तब हम उसको हम कहेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट। लेकिन अगर आप उसको डिटर्मिनेंट्स वाले मेथड से कर रहे हो, कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट्स के मेथड से कर रहे हो, मैंने आपको बताया था ना लेक्चर नंबर 6 में कैसे प्रूव करते हैं, तब अगर आपका डिटर्मिनेंट्स इज़ नॉट इक्वल टू 0 आता है तब हम कह देंगे कि अगर आप डिटर्मिनेंट्स वाले मेथड से कर रहे हो तब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। अगर डिटर्मिनेंट्स वाले मेथड से नहीं कर रहे हो, हमें उस डिटर्मिनेंट्स की बिना सहायता के ही A1 A2 A3 की वैल्यू मिल जाती है, तब हम उसको कहेंगे कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे है वेक्टर्स S बराबर 1 0 0 1 1 0 एंड 1 1 1। तो सबसे पहले इसको हमें लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखना पड़ेगा। तो मैंने आपको सिखाया लीनियरली जब इंडिपेंडेंट करते थे तब
हमें स्केलर्स अपनी तरफ से मानने पड़ेंगे, उसके बाद हम इनका लीनियरली कॉम्बिनेशन दिखाएंगे। ठीक है, स्केलर्स मानो फटाफट से। लेट वेक्टर कितने उतने ही स्केलर मानेंगे, 1 2 3, तो 3 स्केलर A1 A2 A3 बिलोंग्स टू F, या R कर दो, कुछ भी कर दो, सब सही होता है। ये स्केलर्स हैं। नाउ लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन दिखाओ फटाफट से। क्या था लीनियर कॉम्बिनेशन, A1 अल्फा 1, यहाँ पे अल्फा 1 कह रहा हूँ वेक्टर को मैं, A1 तो स्केलर है ही है, A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2, दोनों कंडीशन में मैंने आपको सिखाया है। जब लीनियरली डिपेंडेंट पे चेक करेंगे तब भी इसके लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 के बराबर रखेंगे, जब हम लीनियरली डिपेंडेंट पे चेक करेंगे तब भी इसकी कॉम्बिनेशन को हम 0 के बराबर रखेंगे। निकालो कॉम्बिनेशन, A1 मल्टीप्लाई 1 0 0 प्लस A2 मल्टीप्लाई 1 1 0 प्लस A3 मल्टीप्लाई 1 1 1 बराबर 0 रखा जाएगा इसका लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक, मल्टीप्लाई करा दो, देखो मल्टीप्लाई कैसे कर रहा हूँ, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, फिर प्लस कर दिया जाएगा। कर दो, A1 प्लस A2 प्लस A3 कॉमा इसका इससे, इसका इससे, फिर इसका इससे। ठीक, A2 का A1 का 0 करेंगे 0 आएगा, A2 प्लस A3 कॉमा इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, ये दोनों तो 0 हो ही जाएंगे, ये बचेगा A3 बराबर आ गया 0। ठीक, नाउ अब क्या करते हैं, देखो थोड़ा सा रेस कर रहा हूँ यहाँ से ऊपर से मैं, इन तीनों बक्सों को बारी बारी से 0 के बराबर रख दो। A1 प्लस A2 प्लस A3 बराबर 0, दूसरा बक्सा A2 प्लस A3 बराबर 0। फीलिंग आ रही है, जब मैंने लेक्चर नंबर 6 का आपको कराया था, लेक्चर को क्या करेंगे, बारी बारी से इन तीनों बक्सों को हम 0 के बराबर रख देंगे। देखो यहाँ रख दिया मैंने बारी बारी से। उसके बाद आपके हाथ में 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन, अगर आप बिना डिटर्मिनेंट बनाए A1 A2 A3 की वैल्यू अगर फाइंड करने में सक्षम हो तो यहीं पे निकाल लो, अगर नहीं निकाल पा रहे हो तो डिटर्मिनेंट निकाल के बना लो। मैंने आपको दोनों तरीके से आपको कराऊंगा। देखिए यहाँ पे हम ऐसे ही निकालने में सक्षम थे, देखो A3 बराबर 0 आ गया, तो A3 का मान उठा के समीकरण नंबर 2 में रख दूँ मैं, तो यहाँ से A2 बराबर 0, A2 0 यहाँ से मिलेगा, A3 0 दे रहा, इनको उठा के यहाँ में रख दो तो A बराबर 0, यानी कि A1 A2 A3 भैया तीनों बराबर 0। ठीक है, अगर हम चाहें तो यहीं पे निकल आया ये आंसर, बिना मैट्रिक के ही निकल आया। लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट ये सोचेंगे कि हमें मैट्रिक भी सीखना है, हमें सीखा नहीं है, तो सीख लो भैया, लो मैट्रिक। लेकिन उसको सीखने से पहले इसका आंसर देख लो। मैंने आपको क्या सिखाया था, यहाँ पर देखो अभी भी यहाँ लिखा हुआ है, अगर आपके वेक्टर स्पेस में लीनियर इंडिपेंडेंट प्रूव करते समय या लीनियर डिपेंडेंट प्रूव करते समय अगर स्केलर्स आपके 0 आ जाएंगे, सारे स्केलर्स 0, A1 A2 A3 3 स्केलर माने थे, तीनों 0 आ गए, तो भैया ये डायरेक्ट हो गया लीनियरली इंडिपेंडेंट, हो गया लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट जब हो गया है तब हम यहाँ पे लिख देंगे, भी लिखूंगा। देखो यहाँ पे पहले मैट्रिक वाला तरीका और देख लो। मैट्रिक वाला तरीका क्या, देखो मैट्रिक्स, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, कोफिशिएंट मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट्स कुछ भी कह लो, चलो कोफिशिएंट मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट वाला तरीका देख लेते हैं। देखिए कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट वाला तरीका देखो, A बराबर इंटर लेवल पर करते तो वही कराएंगे। देखो यहाँ पे कोफिशिएंट हमारे A1 A2 A3 रहेंगे, इनके कोफिशिएंट हमें यहाँ पे चाहिए, A1 A2 A3 के कोफिशिएंट हमें चाहिए, क्योंकि मेन क्या है A1 A2 A3 के लिए तो सॉल्व कर रहे हैं हम ये, तो वो नहीं ले जाएंगे। यहाँ देखो A1 A2 A3 का कोफिशिएंट क्या है, 1 1 1, तो ये आ गया 1, A1 है नहीं है तो 0 1 1 0 0 1, हो गया काम खत्म, काम डन। इसको सॉल्व कर लो फटाफट से, देखो अभी कितना आता है, प्लस माइनस प्लस, एक्सपेंड इट अलोंग R1 1, ये छूटा ये छूटा ये छूटा, तो ये आ गया 0 माइनस 0 0 आ गया। ठीक है, यहाँ ओवरऑल क्या है, यहाँ पे आया 1। अब देखो हम क्या चेक करते थे, अगर आपका सानिक 0 के बराबर नहीं आ रहा है तब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा अकॉर्डिंग टू सानिक, अकॉर्डिंग टू सानिक, तो इज नॉट इक्वल टू 0 है। देखो भैया यहाँ लिखा हुआ है अभी भी, अगर सानिक इज नॉट इक्वल टू 0 है तो जो गिवन जो हमारा वेक्टर्स थे भैया वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। अब यहाँ लिख देंगे प्यार से थ्योरी, ऐसे भी कर लो चाहे ऐसे कर लो, दोनों तरीका बेस्ट है। ये तरीका मुख्यतः तब अप्लाई होता है जब हम यहाँ पे हैं स्केलर्स की वैल्यू ना निकाल पाएँ। अगर नहीं निकाल पा रहे हो तो मैट्रिक वाला तरीका लगाओ, 1 सेकंड में निकल आएगी, लेकिन आपको मैट्रिक्स आना चाहिए। ठीक, यहाँ पे भी इसे कर सकते हैं आप, बहुत से लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी। मैंने दोनों तरीके करा दिए, आपके दोनों डाउट मैंने क्लियर कर दिए हैं, दोनों से आंसर आपका सेम आया है। ठीक, अब इसमें कुछ थ्योरी वॉरी लिख देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। देखो आगे यहाँ लिखेंगे यहाँ करके सानिक A बराबर 1 इज नॉट इक्वल टू 0, वेक्टर आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, वेक्टर्स
आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक, वैसे आपको मालूम पड़ गया लीनियरली इंडिपेंडेंट है। देयर आर 3 वेक्टर्स एंड डायमेंशन ऑफ वेक्टर देयर आर। अब देखो मैंने क्या कहा था, एक कंडीशन, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो दूसरी अपने आप दिखा देंगे, हमेशा यही करेंगे, दूसरी अपने आप ही हो जाएगी। देखो अभी निकल के आती है, देखो देयर आर 3 वेक्टर्स। हमें जो क्वेश्चन गिवन था आप देखिए उसमें 3 वेक्टर दिए थे, 3 बक्से दिए थे। इसका जो डायमेंशन आएगा वो कितना आएगा, डायमेंशन ऑफ आर क्यू बराबर कितना आएगा, 3 नहीं आएगा? अरे बिल्कुल आएगा, क्योंकि हमने सीखा है ये 3 आएगा। अब यहाँ दिखा देंगे डायरेक्ट, देखो डायमेंशन इसके बराबर आ गया, नंबर ऑफ वेक्टर 3, डायमेंशन भी आ गया 3। तो एक और कॉन्सेप्ट ये बनता है, अगर नंबर ऑफ अगर 3 वेक्टर ना डायमेंशन आ गया 3, तब वेक्टर जनरेटेड आर क्यू, जो वेक्टर्स होंगे वो जनरेट करेंगे आर क्यू को, जनरेट आर क्यू। यानी कि इस तरह से हम दूसरी कंडीशन को दिखा देंगे। मतलब मेन कंडीशन है आपकी लीनियरली डिपेंडेंट वाली, इंडिपेंडेंट वाली। आपको सारी मेहनत करनी है लीनियरली इंडिपेंडेंट वाली कंडीशन में। वो दूसरे नंबर की जो कंडीशन आती है वो तो बस आपको लिख के दिखा देनी, बस हो गया काम, नंबर मिल जाएंगे पूरे। लेकिन अगर जे गलत कर दिया तो नंबर नहीं मिलेंगे, इसको सजा धजा के ही करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ ऐसे कर दिखा देंगे वेक्टर जनरेटेड आर क्यू। तो बाई थ्योरम गिवन वेक्टर्स फॉर्म ऑफ वेक्टर, फॉर्म ऑफ बेसिस। ठीक हो गया, यहाँ दिखा देंगे ऐसे करके। अब बाई द थ्योरम, बाई द थ्योरम, जो थ्योरम कहती है, थ्योरम क्या कहती है, बाई द थ्योरम गिवन वेक्टर्स। मेरी राइटिंग थोड़ा सा खराब है, मैं जो बोल रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आप भाषा लिखिए। गिवन वेक्टर्स, जो गिवन वेक्टर्स हैं, फॉर्म ऑफ बेसिस आर क्यू आर। यानी कि जो गिवन वेक्टर्स थे हमारे भैया वो बेसिस हैं, काय के हैं, आर क्यू आर का बेसिस है वो। ऐसे करके हम प्रूव करेंगे जो गिवन वेक्टर हमारे निकल के आए वो आर क्यू आर का भैया बेसिस है। कोई डाउट रह गया हो तुरंत कि अभी के भी मुझे कमेंट करके बताइए। आई थिंक इसमें कोई डाउट बचा नहीं होगा, लेकिन आपके सेटिस्फेक्शन के लिए अभी मैं 2 और क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें और बखूबी निखर के आएगा। ये पहला क्वेश्चन था, इसको ज़रा दिमाग लगाइए इसमें, अगर इसमें थोड़ा सा कमी रह गई है तो आइए अगले क्वेश्चन में उस कमी को पूरा करते हैं। लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूँ जो इसके बाद अगला क्वेश्चन कराऊंगा उसके बाद हम जो तीसरा क्वेश्चन करेंगे उसको मैं और आप साथ साथ कर लेंगे, पूरी गारंटी है मेरी। लेकिन कब कर लेंगे, जब आपका सारा कॉन्सेंट्रेशन यहाँ होगा कि मैं समझा कैसे रहा हूँ। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन कराऊंगा उसके भी बाद वाला हम दोनों के दोनों साथ साथ करेंगे, देखना अभी आपको मज़ा आएगा। देखो मज़ा आने वाला, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। ठीक है, इसको रफ कर रहा हूँ, ये बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ तो देखिए सेकंड क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसका कलर पैटर्न ध्यान थोड़ा सा अलग है। इसमें देखिए करना क्या है, इसमें वेक्टर्स गिवन है 1 2 1 2 1 0 1 -1 और जो 2 ये काय के हैं, आर क्यू आर के हैं, जो बेसिस हैं। आपको करना कुछ नहीं है, इन वेक्टर को स्टैंडर्ड बेसिस के कॉम्बिनेशन के रूप में लिखना। क्या करना है आपको, इन वेक्टर को आर क्यू के स्टैंडर्ड बेसिक के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखना। पहले ये पता होना चाहिए भैया, क्या होना चाहिए पता, कि आर क्यू का स्टैंडर्ड बेसिस क्या होगा। ये आपको पता है, मैंने बताया क्या होता है। देखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये होता है आर क्यू का स्टैंडर्ड बेसिस। तो आपको इन्हीं वेक्टर को इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखना है। कैसे लिखना है, अभी देखो इसका एकमात्र तरीका है, बहुत इजी है। आंसर देखो फटाफट से, आंसर आपके हवाले। आपको इन वेक्टर को इस स्टैंडर्ड बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखना है। यानी कि अगर मैं मोटी भाषा में समझाना चाहूँ तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि मान लीजिए लिखा है ये 1 2 3 4, ठीक। स्टैंडर्ड बेसिस आपका लिख दिया मैंने, मान लीजिए 10 है। यहाँ देखो फीलिंग करना, यहाँ देख के, यहाँ पे ऐसे कि ओनली फीलिंग करा रहा हूँ। यहाँ पे ये कोई चीज़ नहीं है, इससे कोई इसका ताल्लुक नहीं है, ओनली फीलिंग करा रहा हूँ कि इसमें करना क्या है। देखिए मान लीजिए ये आपका स्टैंडर्ड बेसिस है 10, कोई भी है, और ये है भैया आपके वेक्टर। तो आपको इन वेक्टर को ऐसा लिखना है कि इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखना है। फीलिंग देखो 1 + 2 + 3 + 4, देखो ये हो गया इसका लीनियर कॉम्बिनेशन इन वेक्टर के रूप में। इस 10 का लीनियर कॉम्बिनेशन इन वेक्टर के रूप में चेक कर लो, 10 आएगा। देखो 4 और 3 7 और 3 10 आ गया 10। फीलिंग आई कैसे करना है। ऐसे ही इन वेक्टर को इसके लीनियर, इन वेक्टर को इन वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में तोड़ना है। ऐसे समझो, जैसे हमने इसको लिखा है ऐसे इसको लिखना है।
समझ में आ रहा है? थोड़ा सा आवाज़ तेज हो गई है, लेकिन मैं भी तेज बोलने का पूरा प्रयास करूँगा। तो फीलिंग कर पा रहे हो? यानी कि हमें इन वेक्टर को इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखना है, जैसे हमने इन वेक्टर को इस 10 के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा है। समझ में आ गया? अब देखिए, इसको तो ऐसे न्यूमेरिकली हमने कर दिया, ये थोड़ा थॉटिकल है, इसका तरीका थोड़ा अलग है, इसका कड़ा पढ़ने नहीं। देखो फिनिश, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर लेट करेंगे E1 बराबर, कुछ नहीं करेंगे, पहले हम इसमें स्केलर घुसा देंगे। स्केलर तो घुसाते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे? तो पहले यहाँ पर हमें स्केलर्स दिखाने पड़ेंगे। तो स्केलर्स हमने लेट कर लिए A1 A2 A3, A1 A2 A3 बिलोंग्स टू R। ठीक, हमने इसमें ये बिलोंग कर रहे हैं। नाउ A1 इंटू 1 2 1 प्लस A2 इंटू 2 1 0 प्लस A3 इंटू 1 माइनस 1 हो आ गया 2। सही है ना? अब देखिए ज़रा, अब कैसे करेंगे, इसका करने का तरीका क्या है, इसको हम कैसे तोड़ेंगे इसके रूप में। तो देखो यहाँ क्या कर रहे हैं, पहले हम 1 0 0 यहाँ पे हम ले रहे हैं, पहले बराबर में यहाँ चलेगा, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ कैसे करना है, देखो पहले हम इस पहले वाले बक्से के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में इनको तोड़ रहे हैं। क्या कह रहा हूँ मैं, पहले हम इस फर्स्ट वाले बक्से को लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में तोड़ रहे हैं, इन मसालों को इस फर्स्ट वाले बक्से के लिए तोड़ रहे हैं। तो इसके बराबर ये चलेगा, इनको अंदर घुसा दो, घुसा दिया, A1 ये आएगा A1 प्लस 2A1, सॉरी A1 का इसमें किया प्लस 2A2 प्लस A3 पहला बक्सा, कॉमा, इसको अब 2A1 प्लस A2 माइनस का A3, कॉमा, A1 प्लस 0 प्लस का 2A3। ठीक, ये हमने ऐसे कर लिया कि नहीं कर लिया? नाउ ठीक है, अब क्या करेंगे, जैसे हम उसमें करते थे बेसिस वाले तरीके में, इसमें बराबर में 0 हुआ करता था, तो हम इन तीनों अलग अलग बक्सों को 0 के बराबर लेते थे। लेकिन यहाँ पे पहला बक्सा 1 के बराबर, दूसरा बक्सा 0 के बराबर, तीसरा बक्सा भी 0 के बराबर लेंगे, इक्वेशन को सोल्व करेंगे। देखो यहाँ पे थोड़ा सा साउंड आ गया है, लेकिन अभी थोड़ा सा काम होने वाला है, नेक काम और बाकी है, नेक और डटे रहो बस थोड़ा सा और। A1 प्लस 2A2 प्लस A3 बराबर 1, 2A1 प्लस A2 माइनस A3 बराबर 0, A1 प्लस 2A3 बराबर 0, ये आ गया। ठीक, उसके बाद हम इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो A1 A2 और A3 के अलग अलग मान मिलेंगे। मैं सॉल्व करके पहले से रखा हुआ है, देखो क्या है आएगा मान, A1 का मान, A2 का मान और A3 का मान। देखो क्या आएगा, A1 का मान आएगा माइनस का 2/9, ये आएगा आपका 5/9, ये आएगा आपका 1/6। ठीक, तो यानी कि इनके मान आ गए, इसको ले आके वापस इसमें रख दो या इनको ऐसे ही छोड़ दो, तो ये आ गए मान आपके इस पहले बक्से का लीनियर कॉम्बिनेशन आ चुका है। ऐसे जब दूसरे बक्से को लेंगे तो यहाँ पे इस 1 0 0 का रोल निभाएगा 0 1 0। यहाँ पे हम इस तीनों बक्सों को फिर रखेंगे 0 के बराबर, फिर 1 के बराबर, फिर 0 के बराबर। ठीक, सेम टू सेम यही मेथड बाकी के बचे कुछ इन 2 डिब्बों में अप्लाई होगा। समझ में आ गया? यानी कि यहाँ पे जो 3 बक्से बने थे, हमने पहले इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में तोड़ा है, तो पहले इसको लिया है। जब हम इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में तोड़ेंगे तो यहाँ पे इसका रोल ये निभाएगा, इसका रोल ये निभाएगा। तो यहाँ पे पहले बक्से के लिए 0, दूसरे बक्से के लिए 1, तीसरे बक्से के लिए 0 लेंगे। उसके बाद हम फिर से वही काम करेंगे, A1 A2 A3 की वैल्यू निकाल लेंगे, Z के लिए ऐसे ही तीसरे के साथ करेंगे। भैया हो गया सवाल खत्म। आइए बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट सवाल की ओर। आप लोग इतने साउंड होने के बावजूद भी आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, बड़ा खुशी की बात है मेरे लिए ये। आइए इसको रफ करते हैं, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। देखिए देखो अपना दावा, देखिए मैं अपनी शर्त पूरी कर रहा हूँ। मैंने क्या कहा था,
लास्ट वाला क्वेश्चन मैं और आप साथ साथ करेंगे। इस क्वेश्चन को देखना भी आप भी करोगे, मैं भी करूँगा। इस क्वेश्चन को हम साथ साथ करेंगे, आप सीख के जाओगे। जब आपने यहाँ पे अपना टाइम दिया है, ये टाइम इन्वेस्ट किया है आपने, तो बिना सीखे जाओगे नहीं, यहाँ से सीख कर ही जाओगे, मेरी गारंटी है। क्वेश्चन को देखना, सीख कर ही जाओगे, पूरा कंसेप्ट सीख के जाओगे, गारंटी है मेरी। अगर इस चैनल पर अगर आप आए हो तो सीख कर ही जाओगे। डेली में जब आप जिम समझना कि टाइम वेस्ट हो गया आपका, 1 घंटा स्पेंड हुआ है, ये सीख कर जाओगे। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन हमें देखो करना क्या है। ये सेट गिवन है हमें, a + ib c + id हमें ये गिवन है। ये एक बेसिक होगा, ये हम सिद्ध करना है। ये बेसिक तब कहलाएगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, यानी कि सारा ध्यान हमें इस कंडीशन पे देना है। ad - bc ≠ 0 अपने आप आएगी ये कंडीशन। जब हम बेसिस की कंडीशन लगाएंगे तो अपने आप आएगी। देखो कैसे आती है, मेरे साथ साथ जुड़ जाइए फटाफट से। फिनिश। सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको हम लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाएंगे। देखो अभी दिखाते हैं, देखो फिनिश। और ये एब्सोल्युटली होगा, ऑटोमेटिक ही भैया लीनियर इंडिपेंडेंट होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ सो दैट करवा रहा है कि ये एक बेसिस है। बेसिस कब होता है, जब वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। समझ में आ गया, यानी कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। और ये वाली कंडीशन हमें अपने आप मिल जाएगी। देखो अब मिलती है, देखो फिनिश। शुरू करो मेरे साथ साथ। यहाँ पे लिखेंगे s = a + ib c + id। स्केलर लेट करो, स्केलर a1 a2 लेट कर लो, कुछ भी लेट कर लो। a1 a2 belongs to r। नाउ a1 a + ib + a2 c + id। ठीक है, थोड़ा सा भागवत सुन लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। थोड़ा साउंड आ गया, बढ़ गया साउंड दोबारा से। देखिए यहाँ देखिए, हम हमेशा लीनियर कॉम्बिनेशन बराबर 0 मानते थे ना। तो यहाँ पर देखो फैशन के इस दौर में फैशन से फैशन मैच कराने के लिए मैं 0 + 0 i मान लेता हूँ। कोई दिक्कत? अरे बात तो वही है, बस मैं फैशन मैच करा रहा हूँ यार। देखो फैशन से फैशन मैच होनी चाहिए। ठीक है, बराबर 0 + 0 i। थोड़ी सी भैया फैशन के दौर में हम भी फैशन में बन जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा भागवत सुनिए, साउंड आ रहा है पीछे से। ठीक, यहाँ देखिए फटाफट से। a1 a + a2 c i वाले एक तरफ, बिना i वाले एक तरफ, कॉमा कॉमा कुछ नहीं, सब सही होता है। यहाँ पे इसमें से i कॉमा ले लो। a1 b + a2 d, a1 c सॉरी ये तो चला गया, a1 b आएगा यहाँ पे। a1 b + a2 c बराबर 0 + 0 i। सही है। नाउ अब देखिएगा, ये अलग, ये अलग, इसको अलग अलग रखो फटाफट से। a1 a + a2 c बराबर 0। नाउ a1 b + a2 d बराबर 0। सही है। अब यहाँ कंडीशन में a1 a2 के मान निकालना बहुत टेढ़ी खीर है। यहाँ पे ऐसी कंडीशन में हम मैट्रिक का यूज़ करेंगे, मैट्रिक का यूज़। फिनिश। देखो a बराबर, देखो मैंने क्या कहा था, a1 a2 और a1 a2 जो स्केलर्स हैं उनके कोफिशिएंट का हम कोफिशिएंट मैट्रिक बना रहे हैं। कोफिशिएंट क्या है, a c b d। सॉल्व कर दो, 2/2 का है ad - ac। अब आप मुझे बताओगे कि आगे क्या रखा जाएगा, 0 आएगा कि 0 नहीं आएगा? बताओ मुझे, आप कमेंट करके बताओ, ये 0 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। और कारण देना क्यों नहीं आएगा, 2 कारण बराबर। कमेंट शुरू करो, 5 सेकंड का टाइम आपके पास। मुझे बताओ यहाँ आगे क्या आएगा, 0 आएगा कि नहीं आएगा। अगर आप सीख गए हो, वास्तव में अगर आप सीख रहे हो, मुझे बताओ, कारण सहित बताना यहाँ 0 आएगा या नहीं आएगा। फटाफट चैट रिप्लाई करो, 5 सेकंड इंतजार कर रहा हूँ मैं। देखिए कमेंट करो फटाफट से। चलिए आपका टाइम खत्म हो। अब मैं बताता हूँ यहाँ क्या आएगा। देखिए उसने हमसे कहा था कि भैया ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, उसके लिए ये कंडीशन प्रूफ करो। लेकिन लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होगा, जो सानिक वाला मेथड अप्लाई कर रहे हैं तब। कि सानिक आपका इज नॉट इक्वल टू 0 हो। याद है कि भूल गए? अरे याद है कि भूल गए? जब सानिक इज नॉट इक्वल टू 0 होगा तभी तो वो इंडिपेंडेंट होगा। तो यहाँ पे इज नॉट इक्वल टू 0 जबरदस्ती करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। सानिक वाली कंडीशन गलत हो जाएगी भैया। अगर हमने 0 के बराबर इसे ले लिया तो भैया ये डिपेंडेंट हो जाएगा, फिर तो सब काम ही गलत हो जाएगा। तो ये समय जान मुझे जबरदस्ती होगा भैया, 0 के बराबर नहीं होगा जबरदस्ती से। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सानिक हमसे ये कहता है कि भैया अगर कोई चीज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो उसका सानिक 0 के बराबर नहीं होगा। और मैं इसमें इंडिपेंडेंट पे क्यों जा रहा हूँ मैं, क्योंकि ये बेसिस है। और बेसिस कब होगा, जब इसकी कंडीशन नंबर 1, जब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। इज दैट क्लियर? इस बेसिस के लिए लीनियरली इंडिपेंडेंट में घुसना पड़ेगा, क्योंकि उसकी कंडीशन यही है। जब लीनियर इंडिपेंडेंट वाली कंडीशन प्रूफ कराएंगे, यहाँ पर जबरदस्ती प्रूफ करानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ सो दैट कह रहा है। होगी ना, तो जब होगा लीनियरली इंडिपेंडेंट तो उसका सानिक कभी 0 के बराबर नहीं आएगा, अगर ये लीनियर इंडिपेंडेंट होगा तब। तो ऐसी कंडीशन में भैया ये सदैव और सदैव AD - AC बराबर 0 हो जाएगा भैया। यहाँ पे पहले कहेंगे हैंस
AD माइनस AC इज नॉट इक्वल टू 0। तब यहाँ दिखा देंगे सो द सेट S बराबर A प्लस आई बी कॉमा C प्लस आई डी इज अ बेसिस ऑफ R। तो बस आज की क्रियाकलाप को यहीं समाप्त करते हैं। आज के छोटे से क्रियाकलाप में हमने सीखा बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस क्या होता है, इसके हमने कुछ सवाल करे। आपकी बुक के कुछ और सवाल हैं जो आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एंड में दे दूंगा, नीचे PDF दे दूंगा, आप उनको अच्छे से डाउनलोड कर लेना। तो बस आज के आप लोग हमारे साथ एंड तक बने रहे, तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग एंड तक हमारे साथ बने रहे, इतना ज़्यादा नॉइस होने के बावजूद भी हम आज इस चैप्टर को, इस कंसेप्ट को क्लियर कर पाए। तो बस साउंड बढ़ता जा रहा है, हम इस क्लास खत्म करने का टाइम आ गया है। तो बस यार मिलते हैं कल ऑन द सेम टाइम। तब तक के लिए मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ उनको सॉल्व करिए। व्हाट्सएप पर मुझे उनके आंसर चाहिए, जो मैं क्वेश्चन नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा। अभी एक पिक भेज दूंगा, यहाँ पर पिक आ जाएगी। उन सभी क्वेश्चन को आप लोग अपने हाथ से करना, कॉपी पे मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर देना। तो बस मिलते हैं कल ऑन द सेम टाइम। तब तक के लिए सी यू टुमारो के बाय एंड